हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 8 के बारे में, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड है। इसके पार्ट 1 में है हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। चलिए मूव करते हैं पहली स्लाइड पे। हम एक्चुअल टैक्सेशन की डिटेल्स में जाएं, पहले इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से, लेट्स से इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जाते हैं इंडिया में, सो जो भी प्रिवेलिंग इनकम टैक्स लॉज हैं उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड एज ए एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड इटसेल्फ जो है इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है। अब बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे किस तरह के टैक्स लगते हैं जो म्यूचुअल फंड से उनकी इनकम होती है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है डिविडेंड टैक्स। तो पहले के टाइम पे डिविडेंड टैक्स को एक से अलग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से जाना जाता था और वो अलग से ट्रीट किया जाता था ओवरऑल इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जो टैक्सेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। बट रिसेंटली इन लास्ट फ्यू इयर्स गवर्नमेंट ने वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कम्प्लीटली हटा दिया है और जो भी डिविडेंड किसी भी पर्सन को मिलती है म्यूचुअल फंड के थ्रू उसको उसके टैक्स स्लैब में ऐड कर दिया गया है। और जो कैपिटल गेन टैक्स है, बेसिकली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी रियलाइज किया है आपने गेन, उस पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो इसमें दो तरह के कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं, एक को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, एक को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो आपकी होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे और मतलब आपने कितने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 6 मंथ कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है वो डिपेंड करता है ये दो क्लासिफिकेशन के लिए। और दूसरा है कि आपका किस तरह के इन्वेस्टमेंट में, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया गया है, वेदर ये इक्विटी बेस्ड है या नॉन इक्विटी बेस्ड है। बात करते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड स्कीम को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, दूसरे को बोलते हैं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। तो उन्होंने डिफाइन किया है कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम वो स्कीम्स होंगी जिसमें टोटल एसेट अंडर मैनेज का 65% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स में लगा है और उन इक्विटी शेयर्स में लगा है जो इंडिया में लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आप ये समझो इसमें तीन मेन पहलू हैं। पहला तो है 65% ऑफ एयूएम से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा इक्विटी में होना चाहिए और वो इक्विटीज कहाँ लिस्ट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब आपने कोई इंटरनेशनल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्लासिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से भले उसने 90% यूएस की इक्विटी में लगा रखा है, बट आईटी डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से वो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होगी। ये हमको ध्यान रखना है। जितने भी फंड ऑफ फंड्स होते हैं उनको, इवन वो दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, उनको भी नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम की तरह कंसिडर किया जाता है। और टैक्स ट्रीटमेंट जो होता है, जो रेजिडेंट इंडियन हैं, एनआरआईज हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, उनके बेसिस पे वो टैक्स ट्रीटमेंट डिफर करता है। और आपको याद रखना है म्यूचुअल फंड में आप सिंगल होल्डिंग भी रख सकते हैं, जॉइंट होल्डिंग भी रख सकते हैं। जब जॉइंट होल्डिंग होगी तो जो पहला पर्सन होगा, जो पहला होल्डर होगा उस पर्टिकुलर फोलियो में, उसकी लाइबिलिटी होगी कैपिटल गेन की या डिविडेंड की या उससे रिलेटेड टैक्स पे करने की। जब भी अब आता है कि कैपिटल गेन है क्या, सिंपल टर्म में जब आपने जो पैसा लगाया है, जिस यूनिट पे खरीदा है, उस यूनिट से जब प्राइस बढ़ जाएगा, जब आप उसको बेच दोगे, रियलाइज कर लोगे, तो वो जो प्रॉफिट आपका होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। और इसका उल्टा हो जाए, जब आपका लॉस हो जाए तो उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। और ये कैपिटल गेन टैक्स इज क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड टाइप ऑफ फंड्स इन्वेस्ट इन, है ना, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी। और दो तरह के कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो ये वो फंड्स होते हैं, सॉरी, ये वो होल्डिंग है किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जिसको उसने 3 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा है नॉन इक्विटी फंड्स में। और वही अगर इक्विटी फंड है उसको उसने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लाइबिलिटी होगी।
सिमिलरली इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस कंडीशन का ऊपर की दो का, वो शॉर्ट टर्म में आता है कि अगर आपने डेट ओरिएंटेड फंड या मनी मार्केट फंड आपने 3 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करके रखे हैं तो दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म में आएगा। और अगर इक्विटी है जो फंड होल्ड करके रखा है इन्वेस्टर ने, तो 1 साल से अगर कम होल्ड किया है तो उसको उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो एक मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, मैं इसको रन थ्रू कर देता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में कितना लगेगा, 15% लगेगा, है ना। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स वो हुए जिसमें 65% से ज़्यादा AUM इक्विटी में लगा हुआ है। फिर जो नॉन इक्विटी है इसमें 2 कैटेगरी है। इसमें एक आता है जिसमें 35 to 65% है इक्विटी, और तीसरा जो है या दूसरा इसका पार्ट बोला जाए ऐसी इक्विटी जिसमें लेस देन ऐसे नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर 35% से कम हो। जनरली आपने देखा होगा जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, अगर आपने एक इक्विटी फंड में पैसा लगाया, उसको आपने 1 साल के पहले निकाल लिया, तो उस पर आपको 15% गेन का पे करना पड़ेगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर 35 to 65% के बीच में इक्विटी एक्सपोजर है या तीसरा वाला है, तो दोनों पे मार्जिनल टैक्स रेट पड़ेगा। तो मार्जिनल टैक्स रेट का मतलब हुआ कि आप जिस टैक्स स्लैब में आते हो, मान लो कोई 10% वाले टैक्स स्लैब में आ रहा है तो उसको 10% देना पड़ेगा, कोई 20% वाले में आएगा तो उसको 20%, और कोई 30% वाले में आएगा तो उसको उतना देना पड़ेगा। तो मतलब वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी के लिए क्या होता है कि आपको 1 साल की मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप रियलाइज करते हो अपना कैपिटल गेन, तो उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर वही नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और उसमें जो इक्विटी का एक्सपोजर है 35 to 65% है, तो उसमें 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल कैपिटल गेन हुआ है वो आप कैसे निकालते हो, आपका करंट फंड वैल्यू क्या है जो रियलाइज किया है माइनस आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। बट जब हम उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स लगा देते हैं तो बेसिकली उसमें हम ये मानते हैं कि हमारा जो कॉस्ट होगा जब हमने पैसा लगाया था, वो कॉस्ट वो अमाउंट ना होकर के उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका एक कैलकुलेशन है। तो सिंपल टर्म्स में ये देखा जाए कि आपके पैसों की जो वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से गिरी है, उस पार्ट को इन्वेस्टर के फेवर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का मतलब हुआ 20% तो आपको टोटल जो आपका एक्चुअल कैपिटल गेन हुआ है, एक्चुअल मतलब ऑन पेपर एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से आपको उससे कम देना पड़ेगा। अभी एक अगली स्लाइड में हम इसका एक एग्जांपल देखें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका क्या मीनिंग है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में जिसमें इक्विटी लेस देन 35% हो, है ना, तो उस केस में आपको जो है इर्रिस्पेक्टिव आपने कितना 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए कितना आपका होल्डिंग पीरियड है, डजंट मैटर, उसमें आपको STCG ही पे करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वो ऐसा देखने में टेबल के हिसाब से लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिखना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये नॉन इक्विटी फंड जो होते हैं बेसिकली, जो डेट फंड्स हैं, बॉन्ड फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और ये आपके बेस टैक्सेस होते हैं। मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको इक्विटी ओरिएंटेड में 15% लग गया है, इसके ऊपर सरचार्ज लगता है, उस सरचार्ज के ऊपर आपका सेस लगता है, सेस जो लगता है वो सरचार्ज और बेस रेट को सम करने के बाद जो अमाउंट होता है उस पे लगता है। फिर इक्विटी में जो वो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें सर्टेन एग्जेम्पशन है। तो फर्स्ट 1 लाख रुपए फॉर ए गिवन ईयर, 1 साल में जो आपने 1 लाख रुपए कमाओगे उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। बट 1 लाख के ऊपर जब आप कमाते हो, मान लीजिए आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम 1,25,000 हुआ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अगर एग्जेम्पशन नहीं होता तो उसका 10% मतलब 12,500 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट चूंकि 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है तो इसका मतलब आपको 1,25,000 माइनस 1 लाख, आपको सिर्फ 25,000 पे 10% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो दैट मीन्स आप सिर्फ 2,500 रुपये 2,500 रुपीज़ कैपिटल गेन पे करोगे। इंडेक्सेशन का मैंने पहले भी मतलब बताया था। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, परचेज जो है, उसको एडजस्ट किया जाता है अपवर्ड साइड टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है। पैसे की वैल्यू कम होने का मतलब है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा होगा एक्चुअली 1 लाख पे फॉर एग्जांपल, उसकी वैल्यू 1,05,000 1,10,000 डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन कितने टाइम के लिए ली है और क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं, उसके बेसिस पे वो नंबर्स बदलते रहते हैं। अच्छा, अब इसको इंडेक्सेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हर साल एक नंबर अनाउंस करते हैं। नंबर को बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। हर साल का एक ही नंबर होता है और ये स्टैंडर्डाइज्ड है बाय CBDT। इसी को ही यूज़ किया जाता है म्यूचुअल फंड में जब उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट देना होता है। चलिए देख लेते हैं इस इंडेक्सेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसने 1 लाख रुपए एलिजिबल फंड में लगाया 2015 में, उसको 3 साल बाद उसने बेच दिया, उसको 1,25,000 का रिडेम्पशन प्रोसीड आया। उसका मतलब उसको 25,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ और 25,000 रुपये 1 लाख के हिसाब से ईयरली एनुअल रिटर्न जो है 7.72% मिला। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल गेन तो 25,000 का हुआ है बट टैक्स जो है आपको 25,000 पे नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन की वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा? जो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसको 1 लाख ना मान के उसको थोड़ा ज़्यादा माना जाएगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? नीचे मैंने दे रखा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इस केस में 1 लाख इंटू CII इन द ईयर ऑफ सेल। मतलब 2018 में CII की वैल्यू क्या थी? तो चूंकि हिस्टोरिकल डेटा है ये अपने पास अवेलेबल है, तो वो है 280। और जब ईयर ऑफ परचेज जो कि 2015 में था उस समय इसकी वैल्यू क्या थी CII की? 254। तो 1 लाख इंटू 280 डिवाइड बाई 254, ये वैल्यू आती है 1,10,000 एंड सम रुपीज़। तो मतलब जो आपने एक्चुअली 1 लाख रुपए लगाया था, इन्फ्लेशन की वजह से वो आपने ऐसा मान के चलिए कि आपने 1.1 लाख लगा रखा था। तो आपका जो एक्चुअल इंडेक्स्ड कैपिटल बेनिफिट हुआ वो 1,25,000 माइनस 1 लाख नहीं, माइनस 1,10,236 जो हमारी कैलकुलेशन में आया है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है करीब 14,763। इस पे आपको 20% कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा जो कि करीब 2,952 रुपीज आता है। ठीक है, 2020 के पहले तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, वो हर एक को जिसको डिविडेंड मिलता था उसको पे करना पड़ता था। तो जो हायर टैक्स स्लैब में होता था उसके लिए बेनिफिशियल होता था, जो लोअर टैक्स स्लैब में होता था उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 2020 के बाद उस पर्टिकुलर बजट में इसको कंप्लीटली हटा दिया। अब बोलते हैं कि जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम जो होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा उस ईयर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो जिस टैक्स स्लैब में है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इसको टैक्स पे करना है डिविडेंड के ऊपर। जो तो अब आया कि ग्रोथ ऑप्शन बेटर है कि डिविडेंड ऑप्शन बेटर है। चूंकि डिविडेंड इनकम में जो है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से हो जाता है, तो ये रियलाइज हुआ कि जो ग्रोथ ऑप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है। और चूंकि म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो टैक्स एग्जम्प्टेड होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता बिकॉज वो लोग एज अ ट्रस्ट उनको डील किया जाता है। तो जब भी आप मतलब कैपिटल गेन अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में ही है, फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई, तो आपने रियलाइज नहीं किया है। आप रियलाइज कर लोगे तो वो प्रॉफिट आपको बिलोंग करेगा, बट जब तक आप रियलाइज नहीं करते हो तो वो किसके पास रहता है? इट इज पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। और चूंकि म्यूचुअल फंड स्कीम टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपके अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। इसको बोलते हैं डिफरमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब आप पैसा डाल दो उसको निकालो ही नहीं, जब तक आप नहीं निकालोगे उसमें से कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं कि आप टैक्स के पहले अपने कंपाउंडिंग के बेनिफिट को कैसे ले, क्योंकि आप निकाल लोगे तो आपको उसमें टैक्स कुछ दे करके वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उस पर कोई कंपाउंडिंग ही नहीं होगी, राइट। बट अगर आप उसी में उसको बढ़ने दोगे तो चूंकि उस पर कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है तो वो अमाउंट कंपाउंडिंग की वजह से और बढ़ता रहेगा। फिर आता है नाउ द म्यूचुअल फंड्स हु हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड हैव टू इंडिकेट कि कितना जो डिविडेंड दे रहे हैं वो अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो उन्होंने एक्स्ट्रा कमाया उससे दे रहे हैं,
सॉरी, जो उन्होंने अपने एनएवी के एप्रिसिएशन से कितना पार्ट है और कितना पार्ट कैपिटल का पार्ट है। तो मान लीजिए किसी फंड में 10 लाख का टोटल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नंबर है, 10 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब उसमें से उसकी वैल्यू बढ़ के 11 लाख हो गई, बट उस फंड ने 2 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दिया सारे इन्वेस्टर को। तो बेसिकली 1 लाख उसने एप्रिसिएशन ऑफ एनएवी वाला पार्ट बांटा है, 1 लाख वाला कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बांटा है। आज के डेट में सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये अलग अलग दिखाना पड़ता है कि कितना पार्ट एप्रिसिएशन ऑफ एनएवी से गया है, कितना पार्ट कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन से गया है। फिर आता है स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड्स यूनिट। तो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो जब भी कभी कोई इशू या म्यूचुअल फंड का यूनिट्स का ट्रांसफ़र होता है तो उस पर 0.005% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वेदर ये फिजिकल यूनिट्स हो या डीमैट यूनिट्स हो। तो हमको ये याद रखना है जब भी परचेज ट्रांजैक्शन होगी तभी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस परचेज में आती हैं? एक तो फ्रेश परचेज आता है, एडिशनल परचेज आता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, वो भी आपका आप यूनिट्स खरीद रहे हो बेसिकली री इन्वेस्टमेंट में। एसआईपी में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो भी परचेज का टाइप है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एक स्कीम से आप बेच रहे हो लेकिन दूसरी स्कीम में जहां आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए तो परचेज हुआ ये। और नेक्स्ट वाला है आईडीसीडब्ल्यू का जो डिविडेंड ट्रांसफर प्लान है। तो याद रखना है हमको, स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ खरीदने में लगती है, सेल में नहीं लगती है। सेटिंग ऑफ ए कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। तो इनकम टैक्स प्रोवाइड जो एक्ट है उसमें बेसिकली मल्टीपल हेड्स हैं इनकम की। सैलरी से इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, बिजनेस से इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गया, वगैरह वगैरह। तो जब आप आपका जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन जो लॉस हो गया, वो आप चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप उसको किसी दूसरे हेड के इनकम के साथ कंपनसेट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप उस कैपिटल लॉस को ये नहीं बोलोगे कि हमने यहाँ हमारा 1 लाख का लॉस हुआ है, तुम अपनी सैलरी में जो हमारा 1 लाख का टैक्स पड़ रहा है मैं उस पर टैक्स नहीं दे दूंगा क्योंकि मैं उसको सेट ऑफ कर रहा हूँ, ये अलाउड नहीं है। फिर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के गेन के अगेंस्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर सकते हो। बट जब आप यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टैम्प ड्यूटी की बात की, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये समझ लो, एसटीटी बोलते हैं इसको, ये इसका उल्टा होता है। तो जब भी आप कोई भी इक्विटी फंड का आप यूनिट्स बेचते हो तो उसमें आपको एसटीटी पे करना पड़ता है। एसटीटी किस में एप्लीकेबल होता है? जब आप एक्चुअली सेल कर रहे हो, रिडेम्पशन कर रहे हो, स्विच कर रहे हो। तो रिडेम्पशन के केस में तो आप ऑब्वियसली सेल कर रहे हो यूनिट्स, है ना, तो आपको पैसा मिल रहा है। स्विच के केस में आप एक फंड से सेल करके दूसरे में डाल रहे हो, तो जहां से आप स्विच कर रहे हो फ्रॉम विच स्कीम, वहां से सेल हुआ, उस पर एसटीटी लगा। जहां पे आप डाल रहे हो वहां के लिए परचेज हुआ तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगा। ये हमको क्लियरली याद होना चाहिए। और एसटीटी जो है परचेज पे नहीं होता है, अब परचेज पे नहीं लगता है। और ये भी याद रखना है कि एसटीटी जो है डेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज पे उसकी ट्रांजैक्शन में कोई भी एसटीटी नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में लगता है। अब म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं जब आप पैसा डालते हो? तो आपने 180 जो सेक्शन 80C है, इसका नाम सुना होगा। इसमें 1.5 लाख की लिमिट होती है। तो एक म्यूचुअल फंड्स की जो ईएलएसएस स्कीम होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, है ना, इसको ओल्ड रिजाइम में अगर इसमें आप जो पैसा डालते हो उसको आप क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख पर ईयर पर टैक्स पेयर, है ना। और एक इसके लिए अवेलेबल होता है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। याद रखिएगा, जो ईएलएसएस का लॉक इन है, बाकी सारी कैटेगरीज में एटीसी में जो भी और इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो लॉक इन पीरियड सबसे कम है वो ईएलएसएस का है। ईएलएसएस को ही कभी कभी टैक्स सेवर फंड्स भी बोला जाता है। मूव करते हैं टैक्स बेनिफिट पे फर्दर। तो अगर कोई पर्सन इस सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, किसी टैक्स सेवर फंड में या ईएलएसएस स्कीम में सिप के थ्रू, तो वो हर महीना सिप डाल रहा है, मान लीजिए मंथली फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि आज से मेरी सिप स्टार्ट हुई है और ये सिप 3 साल तक चलेगी, 3 साल बाद में पूरा पैसा निकाल पाऊंगा, नहीं। 3 साल बाद जिस इन्वेस्टमेंट के 3 साल पूरे होंगे, जिस एसआईपी
पर्टिकुलर मंथ के 3 साल होंगे वही पैसा निकाला जा सकता है। और सिमिलरली अगर आपने री इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखा हुआ है तो हर अमाउंट जो री इन्वेस्ट होगा उस सब के लिए 3 साल का लॉक इन होगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एएमसीज ने आजकल ईएलएसएस के लिए जो ये ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान वो कम्प्लीटली मतलब वो लोगों ने हटा दिया है। वो लोग सीधे ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड पे आउट रखते हैं। और जो भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा हमें याद रखना है या टैक्स लाइबिलिटी दोनों जॉइंट होल्डिंग के केस में फर्स्ट होल्डर को ही मिलती है, दोनों को नहीं मिल सकती है, सेकंड होल्डर को नहीं मिल सकती है। और कुछ तरह की रिटायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स है जिसमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है। इस फंड्स में जनरली 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। जीएसटी ऑन फीस पेड ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस shall charge to the scheme in addition to the scheme overall limits specified in TER provisions। तो हमको याद रखना है कि जो हमारा TER का मैक्सिमम लिमिट है उसके अलावा जो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फी है उस पे जो जीएसटी लगेगा उस लिमिट के एक्स्ट्रा होता है, एडिशन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी जो होता है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कॉस्ट है उन सब को मैक्सिमम लिमिट जो TER की है उसके अंदर ही जीएसटी को चार्ज करना होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि हम 1% चार्ज कर सकते हैं तो 1% चार्ज पूरा कर लिया उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, ऐसा नहीं। जो 1% का लिमिट है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होना चाहिए। और किसी एग्जिट लोड पे अगर जीएसटी लगता है और उसको डिडक्ट करते हैं, जो भी नेट अमाउंट है उसको स्कीम में डाल देते हैं। और जो कमीशंस पे किया जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को उस पर भी जीएसटी लग सकता है, मतलब अगर डिपेंड करता है, और उसको स्कीम पे चार्ज नहीं किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो आपको ये चैप्टर 8 है टैक्सेशन, इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगले जो मेरा वीडियो है उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन एंड आंसर लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।